हेलो एवरीवन, दिस इज घनश्याम कुमार। जैसे बच्चों हम पिछले क्लास में पढ़े सेंटेंस के काइंड्स के बारे में, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। दीज आर assertive, interrogative, imperative, optative and exclamative. I think that you know it very well. Let's start the next topic, that is parts of sentence. जैसा कि हम कल ही चर्चा कर चुके थे विद्यार्थियों कि हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि कांड से थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, जो हम चर्चा किए थे कि मान लो ये शरीर है, शरीर के कई अंग हैं जिसको हम भाग कहते हैं, इन पार्ट, जैसे हैंड हुआ, फिंगर हुए, नोज, आइज, चेक, माउथ, ये सब हमारे शरीर के क्या हैं, भाग हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस के भी हम भाग को पढ़ेंगे। अगर कहा जाए तो सेंटेंस जो है बेसिकली इसके 2 पार्ट होते हैं। कितने बच्चों? 2। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कितने होते बच्चे? 2। अगर इसको कैटेगरी में बांटें तो पहला सब्जेक्ट, बात करें दूसरे का तो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक बच्चों। चलिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात कर लें तो आई थिंक दैट सब्जेक्ट को हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। इसी को अगर हिंदी कहें तो उद्देश्य। क्या होता है बच्चों? उद्देश्य। इसकी बात करें तो विधेय। इसकी बात करें तो विधेय। अच्छा, तो पहले जो हम पार्ट पढ़ेंगे कि हम इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे। अगर मैं कहूँ, अगर कोई एक उदाहरण दूँ, कह दूँ उदाहरण, तो कोई भी वर्ड, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, अगर मैं लिख दूँ he called me at his place। मान लीजिए मैं इस शब्द जो है सॉरी जो सेंटेंस है इसको मैंने लिखा, मैंने कहा इसमें सब इसके भाग, यानी सेंटेंस के जो भाग हम ऊपर लिखे हुए हैं इसको अलग किया जाए तो हम पाएंगे कि ये जो वर्ड है सिर्फ ये हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। शेष जहाँ से वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, जहाँ से भी शुरू हो वो हमारा प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट। समझ में आ रहा बच्चों? कोई भी वाक्य अगर लिखा हो जहाँ से आपको मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्राप्त हो, ठीक वहाँ से लेकर के फुल स्टॉप तक वो आपका प्रेडिकेट के हिस्से होते हैं। किसके? प्रेडिकेट के। लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से ठीक इधर जितने भी वर्ड हों वो हमारे सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, बेसिकली हम सर्वप्रथम पहले सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट की। अगर मान लीजिए हमने कहा कि सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सुनिए बच्चों, तो अगर एक उदाहरण में हमने लिखा ही कॉल्ड मी एट हिज प्लेस, तो जो शब्द है ही, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। ठीक, और जहाँ से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब या मेन वर्ब शुरू होता है, वहाँ से लेकर के फुल स्टॉप तक पूरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं पहले सब्जेक्ट पे। अगर हम कहें सब्जेक्ट, हमने यहाँ पॉइंट के तौर पे लिखा
सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए सब्जेक्ट होता क्या है अगर हम चर्चा करें सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है और यहाँ तक पूरा क्या है, सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जो या जिसका पूरे वाक्य पर प्रभाव होता है, जिसका पूरे वाक्य पे क्या होता है, प्रभाव होता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। या सब्जेक्ट को दूसरे शब्दों में कहें, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कहा जाता है, यानी जिसके बारे में कहा जाता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अगर मैं लिखूं रमा इज प्लेइंग, तो यहाँ जो रमा शब्द है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और यहाँ से यहाँ हमारा क्या है, प्रेडिकेट। क्या है, प्रेडिकेट। ऐसे बहुत से वर्ड, जैसे इस समय आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग वीडियो, ये जो यू है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये आपका प्रेडिकेट हो गया। समझो बच्चों क्या कह रहा हूँ। चलिए अब वाक्य में सब्जेक्ट है और कौन सब्जेक्ट है, यानी कौन सा ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ देखिए, वाक्य में हूँ से प्रश्न करने पर, हूँ से प्रश्न करने पर जो आंसर प्राप्त होता है, जो आंसर प्राप्त होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, हूँ से अगर हम प्रश्न कर रहे हैं, किसे, हूँ से अगर हम प्रश्न कर रहे हैं तो जो हमको उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, हूँ इज प्लेइंग, आपने कहा रमा इज प्लेइंग, तो रमा आपका क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने कहा हूँ आर वॉचिंग वीडियो, सॉरी हूँ आर वॉचिंग वीडियो, तो आपने लोगों ने कहा कि यू आर वॉचिंग वीडियो, तो यू क्या है, सब्जेक्ट है। कॉल मी, आपने कहा ही कॉल्ड मी, या किसी का नाम हो सकता है राम कॉल्ड मी, तो ये राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। चलिए इसे हम आगे बढ़ते हैं तो पाएंगे प्रेडिकेट। अभी तो हम सब्जेक्ट समझे क्या होता है, हम चर्चा करेंगे प्रेडिकेट का। इसे प्रेडिकेट मैं अगर लिख दूं, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को समझने के लिए बच्चों, जैसे अभी हम लोगों ने एक उदाहरण लिखा था, या कोई उदाहरण मैं लिख दे रहा हूँ, ही हैज बीन वर्किंग, आगे बहुत से शब्द हम जोड़ सकते हैं। इसको छोड़कर ठीक है, जितने भी ये शब्द बच रहे हैं वो क्या है, प्रेडिकेट है। यानी सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी पूरे वर्ड बच रहे हैं सेंटेंस के, वो क्या है, प्रेडिकेट है। या यूँ कहे कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। या यूँ कहें, अगर मैं कहूँ कि सेंटेंस का वह भाग जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव होता है, यानी जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। समझ में आया। चलिए अब हम चर्चा कर लें, पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो हम पहले सब्जेक्ट के दायरे को हम कवर कर लें। ठीक, चलिए बच्चों, अंग्रेजी जानने के लिए या अंग्रेजी सीखने के लिए जो हम बेसिक नॉलेज को पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसकी हमें आवश्यकता है। और जब हम बारीकियों से पढ़ना शुरू करेंगे तो आने वाला समय या आने वाले शब्द या आने वाले टॉपिक और भी आसान हो जाएंगे। तो इसके पीछे कारण है क्या, जो तेरा साथ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट में अधिक से अधिक कितने शब्दों का समूह हो सकता है, यानी अभी तो आपने देखा इस सिंगल वर्ड है, सब्जेक्ट हो गया।
और कितने ऐसे शब्द आ सकते हैं जो सब्जेक्ट का काम करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, अगर हमको सब्जेक्ट को बांटना है तो देखना है, उसके भाग को बताना है कि जहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, जहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब शुरू होता है वही हमारा प्रेडिकेट होता है। अगर इस वाक्य में हम कहें तो ही हैज़ बीन से प्रेडिकेट शुरू हो गया, लेकिन अगर यहाँ मैं लिखूँ ही कॉल्ड मी, आगे जो भी हमने लिखा था, तो यहाँ वे मेन वर्ब है, तो यहाँ से हमारा क्या प्रेडिकेट शुरू होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, जिसको हम पहले पढ़ते हुए चलेंगे। क्या है सब्जेक्ट, समझ में आ रहा? सब्जेक्ट अगर हम पहले शब्दों में लिखें तो सब्जेक्ट हेड वर्ड, इसको मेन वर्ड भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसी को मेन वर्ड भी कह सकते हैं। हेड वर्ड या मेन वर्ड प्लस प्रेडिकेट, यानी या यूँ कहें कि यह अकेले हो सकता है, एक शब्द हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, तो आप देखिए ए आई क्या है सब्जेक्ट, इधर है आपका प्रेडिकेट। हमने ऊपर लिखा है दोनों एक एक हो सकते हैं, तो मैंने कहा यू रन, यू रन, तुम दौड़ते हो, मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, तो यहाँ सब्जेक्ट ये आपका प्रेडिकेट। तो दोनों आप देखेंगे कि एक एक शब्द है। सुनिए आप बच्चों क्या कह रहा हूँ, यानी दोनों एक, लेकिन ये दोनों मिल करके एक वाक्य बना रहे हैं। तो यू क्या है सब्जेक्ट है, रन क्या है प्रेडिकेट है। यहाँ देखेंगे आई क्या है सब्जेक्ट, टीच यू इंग्लिश ये आपका क्या प्रेडिकेट है। समझ में आया बच्चों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे लेवल पर, जो कि है अगर हम दूसरे लेवल की बात करें तो यहाँ आता है क्वालिफायर। क्या आता है? क्वालिफायर प्लस मेन वर्ड। मेन वर्ड हमारा वही सब्जेक्ट होता है या नाउन होता है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद प्रेडिकेट। अब यहाँ देखिए अभी तो सिंगल था, दूसरे में हम लोग पाते हैं कि दो शब्द मिल करके सब्जेक्ट का काम करेंगे। अगर मैं कहूँ ए बॉय, क्या मैंने लिखा, ए बॉय कम्स हियर डेली, ए बॉय कम्स हियर डेली। तो आप पाएंगे कि ये आपका क्या है क्वालिफायर, ए यहाँ पे क्या है क्वालिफायर, बॉय क्या है आपका मेन वर्ड। अब ये दोनों मिल करके किसका काम कर रहे हैं सब्जेक्ट का, और ठीक यहाँ से यहाँ तक के क्या है प्रेडिकेट है। अभी बच्चों हम प्रेडिकेट को नहीं तोड़ेंगे, अभी हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट के कितने हिस्से होते हैं, उस सब्जेक्ट में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, एक वाक्य में कितना ऐसा दायरा है जहाँ तक सब्जेक्ट का अधिकार होता है या यूँ का सब्जेक्ट होता है, हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना ही ध्यान देना है कि जहाँ से वर्ब या मेन वर्ब शुरू हो ठीक उसके पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद प्रेडिकेट होता है। ये पहचानना है, यही आपको जानना है, ये पहचानना है। ठीक, ये देखिए ए बॉय कम्स हियर डेली, तो आपने पाया कि ये जो बॉय है ये मेन वर्ड है। मैंने कहा ए कम्स हियर, ए मतलब क्या, कोई निश्चित नहीं है, तो ये आपका क्वालिफायर है जो किसको मॉडिफाई कर रहा है बॉय को। तो एक लड़का जो यहाँ आ रहा है, अब निश्चित नहीं है कौन लड़का, नहीं तो मैं बोल देता पिंकू यहाँ आ रहा है, पिंकू वो जो बैठा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे पिंकू समझ में आ रहा है। चलिए अगर हम दूसरा एक उदाहरण दें तो मैंने कहा सम बॉयज और making a noise. Some boy, most of the student and most of the boys are making a noise. We can say in other words, here you are to know this is qualifier and this is main word. Both are subject. यानी ये दोनों मिलकर के किसका काम कर रहे हैं सब्जेक्ट का। समझ में आया बच्चों? चलिए हम इसके तीसरे
पायदान यानी स्टेप पे चलते हैं। इतना समझ में आया? चलिए इसको लिख लीजिए। अगर तीसरे पायदान की बात करें जो कि है डिटरमाइनर, क्या है बच्चों? डिटरमाइनर प्लस क्वालिफायर, फिर हमारा मेन वर्ड, फिर प्रेडिकेट। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया तीसरे का। डिटरमाइनर का मतलब यहाँ मैंने लिखा है क्वालिफायर। क्वालिफायर को हम एडजेक्टिव भी यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एडजेक्टिव। समझ आया बच्चों? अब देखते हैं, कहीं कहीं पे क्वालिफायर लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको एडजेक्टिव। तो आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ एडजेक्टिव समझिए। क्यों एडजेक्टिव समझिए? क्योंकि एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है, एडजेक्टिव जो आप समझे हुए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, तो उसके शब्दों को पहचानना आपके लिए आसानी होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने लिखा ए ब्लाइंड बॉय। मैंने क्या लिखा बच्चों यहाँ? ए ब्लाइंड बॉय इज कमिंग हियर विद समवन। ठीक, अब हम इस पर चर्चा कर लें। आपको यहाँ दिख रहा होगा ए, यहाँ ए डिटरमाइनर अब हो गया। ब्लाइंड, आप जानते हैं ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। कोई लड़का है, उसकी एडजेक्टिव यानी उसकी विशेषण क्या है? वो क्या? अंधा है। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे एडजेक्टिव और यहाँ मेन वर्ड। अब ये सब मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं? सब्जेक्ट का। यानी अब यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। आप देखेंगे यहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब शुरू हो रहा है, तो ये आपका हो गया प्रेडिकेट। समझ में आया बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए, ये तो हमारा हो गया तीसरा दायरा। दायरे को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और मैं आशा ये भी करता हूँ कि आप लोग सीख रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो वीडियो देख तो रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या कि वो चलो ठीक है कल देख लेंगे, नहीं, आपको ये लिखते हुए जाना है, इसका नोट्स बनाते हुए जाना है। कल की बात मत करो, ऐसा आप पढ़ चुके होंगे, जानते भी होंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल कह सकते हैं, जिसका हम लोगों ने चर्चा भी किया था पहले दिन के क्लास में, कि एक शब्द जिसको हम बोलते हैं फ्रेज। क्या बोलते हैं? फ्रेज। हम लोगों ने उसकी चर्चा की हुई थी। अगर चौथे की बात करें जो कि है, तो ये होता है डिटरमाइनर। डी फॉर डिटरमाइनर अब आप समझ लेंगे। ठीक, सुना? डी फॉर यहाँ डिटरमाइनर। उसके बाद एडजेक्टिव प्लस मेन वर्ड प्लस, अब यहाँ देखिए मेन वर्ड के बाद ये आपका आएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। बच्चों हम चर्चा किए हुए थे पहले दिन के क्लास में कि फ्रेजेस के बारे में, कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द फ्रेजेस, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी उसके बाद हमारा है प्रेडिकेट। अब इसकी बात करें तो अगर मैं लिख दूं द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन standing on the roof. The old man standing on the roof laughs. क्या लिखा बच्चों? laughs. यहाँ आप देखिए, हे यू, सुन रहा है ना तू? चलिए सुन रहा ना तो, यस हम सुन ही रहे हैं। अब इसको समझने में हमको लगता है, देखिए 3 स्टेप में आपने देखा कि आपका डिटरमाइनर था, फिर आपने देखा ये आपका मेन वर्ड था, फिर आपने देखा ये
ये आपका एडजेक्टिव था, फिर आपने देखा ये मेन वर्ड था। यहाँ तक तो कोई आसानी नहीं, क्योंकि पिछले का ही। अगर यहाँ बढ़ा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ तक, तो बच्चों ही आपका है एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। अब यहाँ से पहले इधर देखिए कि आपको कोई वर्ब या मेन वर्ब दिख रहा है। कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे स्टैंडिंग तो अपने आप में वर्ब है। जी नहीं, यहाँ स्टैंडिंग वर्ब नहीं है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे वर्ब नहीं है। लेकिन स्टैंडिंग ऑन द रूफ मतलब क्या होता है, अगर हम इसका हिंदी बनाए तो हो जाएगा छत पर। छत पर खड़ा वह बूढ़ा व्यक्ति हंसता है। ठीक, ये हमारा हिंदी होगा। तो अभी हमको हिंदी से नहीं, क्योंकि अभी हम ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे हैं। जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमको समझना है कि क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के दायरे में कितने कितने शब्द आ सकते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए, अब ये सब पूरे के पूरे मिल करके एक ही शब्द बनाते हैं, जो कि है सब्जेक्ट। जो कि क्या है? सब्जेक्ट। एक दूसरा उदाहरण दें, जैसे आपके बहुत से ब्रदर, सॉरी योर ब्रदर, योर एल्डर ब्रदर in your elder brother in Mumbai is a teacher। पर ये मैं कह दूं इज ए टीचर, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा बड़ा भाई, मुंबई में तुम्हारा बड़ा भाई एक अध्यापक है। समझ में आया बच्चों? अगर हम इसकी बात करें तो आप पाएंगे ये आपका है डिटरमाइनर, ये आपका है एडजेक्टिव। कोई अब यहाँ कह रहे होंगे सर ये तो प्रोनाउन है। अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे बच्चों। अभी हम जान रहे हैं कि ये शब्द इससे पहले आके क्या बनता है। देखो एक चीज़ और कर दूँ, यहाँ शब्दों का ही खेल है। हम किस शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप एक अच्छे कुक हैं जो कि खाना बनाते हैं, और एक दूसरा कुक है, तो आप देखते होंगे मटेरियल सब लोग वही प्रयोग करते हैं। कोई अच्छा बनाता है, कोई सबसे अच्छा बनाता है। ठीक उसी प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग है। अगर मैं कहूँ ये क्या है, तो आप कहेंगे सर पेन है। आपके पास जो है वो क्या, आप कहेंगे वो भी पेन है। इसका काम क्या है, तो आपने कहा सर इसका काम तो लिखना है, जिससे हम करियर निर्माण कर सकते हैं। सपोज रात में आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, जंगले से मैं कूद के आऊँ, जंगले से कूद के आऊँ और आपका गला पीछे से पकड़कर आंखें आपके बंद करके लगूं दबाने, आप उस समय क्या करेंगे? हाथ इधर उधर कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, आप पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में कलम है। आप इस कलम से कहीं ना कहीं अपने को प्रोटेक्ट करेंगे और इस कलम को हथियार के रूप में प्रयोग कर देंगे। अभी आपने कहा सर ये तो कलम है जिससे हम करियर बनाते हैं, अब हथियार बना दिए, एक पोटेंशियल वेपन हो जाएगा। तो यही कलम जो हम निर्माण कर रहे थे अपने करियर को बनाने के लिए, अब उसका प्रयोग हम किस में कर दिए? हथियार बना दिए। तो यही चीज़ है कि हम शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप भ्रमित नहीं होंगे, सिर्फ ये है कि इस शब्द से पहले अगर ए आया है तो हम इसको कौन सा पोस्ट दें, यानी कौन सा पद दें या नाम दें, है क्या इससे मतलब नहीं है। ए किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है हम उसको देखेंगे। समझ में बच्चों? चलिए, ये आपका हो गया मेन वर्ड और ये आपका हो गया जो ऊपर हमने लिखा हुआ है एडजेक्टिवल फ्रेज। और ये सब मिल करके निर्माण कर रहे हैं हमारे प्यारे से शब्द, जिसका आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो है सब्जेक्ट। समझ में आ गया? एक चीज़ कभी कभी ऐसा भी होता है, जो एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं वो हमेशा, जो एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं, जैसे यहाँ देखिए एडजेक्टिवल फ्रेज, यहाँ भी
एग्जेक्टिवल फ्रेज यानी एग्जेक्टिव फ्रेज वो हमेशा हेड वर्ड के बाद ही आकर के उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है, उसकी विशेष स्थिति को, उसकी विशेष स्थिति को, किसकी, इसी हेड वर्ड की। यानी यही तो मेन वर्ड तो यही है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यही ने इसी का कहीं ना कहीं पूरे वाक्य पे क्या है, दबदबा है, प्रभाव है, तो उसकी विशेष स्थिति को प्रकट करता है। ये जो एग्जेक्टिवल फ्रेज आ जाते हैं। समझ में आए बच्चों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कभी कभी पाँचों में जो हमारा अगला पाँचवा है उसमें हम पढ़ेंगे और देखते भी हैं। आई थिंक दैट आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इन सब वाक्यों से पहचान हो चुकी है या फिर बहुधा अपने जीवन में इसका प्रयोग करते हैं या बोलते हैं। चलिए पांचवें में हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो एक जिरंड होता है। क्या होता है? जिरंड। उसके बाद प्रेडिकेट। अगर हम जिरंड को तोड़ने की बात करें, यानी हम जिरंड को अगर तोड़ें बच्चों, तो जिरंड होता क्या है, हम इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। ये जो जिरंड होता है, जो वर्ब होता है उसके फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी इंक्लूड करते हैं, उसके फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी इंक्लूड करते हैं तो क्या बनता है? वो जिरंड बनता है। समझ में आ गया? ये जब वर्ब में आईएनजी जोड़ करके हम लिखते हैं तो सबसे पहले वो नाउन बनता है। क्या बनता है? नाउन। अभी आपका वर्ब नहीं रह जाता है, क्या बनता है? नाउन। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था स्टैंडिंग, स्टैंड वर्ब आईएनजी जोड़ के नाउन है। अब जब नाउन हो गया तो अब जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट की श्रेणी में आ जाएगा। तो अब ये नाउन हो गया, लेकिन ये बना क्या? जिरंड। क्या बना? जिरंड। और जब जिरंड बन गया तो ये जिरंड किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। एक चीज़ और, यदि किसी वाक्य में यदि हम कोई एक ऐसा वाक्य लिख रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ प्लेइंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। प्लेइंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो बच्चों कभी कभी हम सिंटेक्स में जब पढ़ेंगे तो ये दे देता है जो प्लेइंग है ये आपका सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। अगर इसकी पहचान करें अगर ये क्या है तो आप जानेंगे कि ये जिरंड है। क्या है? जिरंड। जब किसी वाक्य में जिरंड का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट हुआ हो और किसी भी कंजक्शन जैसे एंड इन सब का प्रयोग ना हुआ हो तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर, जिसको हम बोलते हैं एक वचन, और इसके साथ एक वचन की ही क्रिया लगती है। अगर इसको कॉमन एरर में देखें तो यहाँ अगर लिख दे आर, जैसे प्लेइंग आर यूजफुल फॉर हेल्थ, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि जिरंड हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होता है। समझ में आया? अगर हम ये लिख दें प्लेइंग एंड स्विमिंग, आप देखेंगे यहाँ प्लेइंग एंड स्विमिंग दो हो गए, तो आपके इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो आपका प्लूरल रहेगा। इसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे जब हमारा विषय होगा नंबर्स में हम इसकी चर्चा कर लेंगे जब नाउन पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे, मान लीजिए यही उदाहरण है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिरंड एज ए सब्जेक्ट जब यूज होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी हम जोड़ते हैं तो जिरंड बनता है। और जिरंड किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। कब? जब वाक्य के शुरू में आके लगता है। इसका अगर हम अर्थ बनाएं तो होता है खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आप लोग देखते होंगे बहुत से ऐसे गुटखा खैनी चीनी हैं, उसमें लिखता है या मूवी वगैरह देखते हैं, अगर वहाँ धूम्रपान की बात हो रही है तो लिखता है स्मोकिंग इज डेंजरस, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो आप देखेंगे स्मोकिंग मतलब सिगरेट पीना या फिर धूम्रपान करना। स्मोकिंग का मतलब धूम्रपान करना, वह स्वास्थ्य के लिए क्या है? खतरनाक है, नुकसानदायक है।
तो ऐसे वाक्यों का हम जब हिंदी रूपांतरण हिंदी में अनुवाद करते हैं तो वह वाक्य के शुरू में ही नाने नी का सेंस देता है। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला कैटेगरी होगा, जो ठीक इसी प्रकार से है, थोड़ा सा उसमें अंतर है, हम यूँ समझ लें इसी से ही। अगर मैं यहाँ कह दूँ इन्फिनिटिव, क्या कह दिए, इन्फिनिटिव प्लस प्रेडिकेट। अब इन्फिनिटिव को अगर हम तोड़ने की बात करें तो आपने देखा, आपने लिखा था वर्ब, वर्ब में हमने जोड़ा था आईएनजी तो बना था जिरेंट। अब क्या करना है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इससे ठीक पहले हम लिख देंगे टू। क्या लिखेंगे बच्चों, टू। तो ये किसका, ये क्या बन जाएगा, ये तो बनेगा नाउन। क्या बनेगा, नाउन। अगर इसके पहले हम लिखते हैं तो ये भी हो जाता है हमारा नाउन। और जो बनता है क्या, इन्फिनिटिव। क्या बनता है, इन्फिनिटिव। ठीक। और ये किसका काम करता है, सब्जेक्ट। कब, जब ये वाक्य के शुरू में वर्ब के साथ प्रयोग होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखा था प्लेइंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ टू प्ले, टू प्ले इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ठीक, जैसे हम जिरंड का प्रयोग करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। समझ आया बच्चों। चलिए अगली बात करते हैं। जिस प्रकार से अगर एक इन्फिनिटिव किसी वाक्य के पहले आकर के सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर ये कंजक्शन से जुड़ करके, जिस प्रकार से हम लोगों ने जिरंड में समझा, तो ये प्लूरल का काम करता है। ठीक, वही रूल इस पे भी वर्क करता है, काम करता है, जो जिरंड पे। चलिए अब हम छठा के बाद सातवें पे आते हैं। छठे के बाद अगर हम सातवें पे आते हैं तो सातवें में देखते होंगे, हम पढ़े होंगे बहुत से ऐसे लोग, इट एंड देयर। बच्चों ये दोनों अलग अलग हैं। एज ए सब्जेक्ट, यानी इनका प्रयोग, इसको हम डमी या फिर इंट्रोडक्टरी, जिसको हम इंट्रोड्यूस करने के लिए, या फिर डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इट को या इसको हम क्या बोलते हैं, डमी, या फिर इसको इम्पर्सनल। क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल। जैसे हम लोग जब छोटे थे, छोटे क्लास में पढ़े होंगे, और सॉरी इट को हम क्या बोलते हैं, डमी या फिर इम्पर्सनल, और देयर को क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी। इसी को एडवर्ब भी कहा जाता है। इसका प्रयोग हम एडवर्ब की तरह भी करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ इट वॉज रेनिंग स्टडी, कल वर्षा हो रही थी, कल वर्षा हो रही थी। आप यहाँ जो इट है, ये डमी है, इसका यहाँ पे बेसिकली कोई, इट का मतलब जो हम यह जानते हैं वह जानते हैं, इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। ठीक है बच्चों, हम बहुत छोटे थे तो देयर के प्रयोग में पढ़ते थे बहुत सी कहानियों में। देयर वॉज ए किंग, हिंदी में बात करते थे एक राजा था, ना कि वहाँ एक राजा था। ठीक बच्चों, ये हमारा है इतने कैटेगरी में, या ये कहें कि इतने प्रकार से हम सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ओके बच्चों, हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में, जो कि होगा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन जुड़े रहिए मुझसे, अपना इस चहेते घनश्याम कुमार से, जो कि, और देखते रहिए जी फॉर ग्रामर विद घनश्याम कुमार। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जी फॉर ग्रामर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।